अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि ग्रेट डिप्रेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इकॉनमी पर, तो वो हमने दो डायमेंशंस में पढ़े थे। उसको हमने इन दो हिस्सों में डिवाइड किए थे। तो पहले हमने देखा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हो गया, जो प्राइस था एग्रीकल्चरल गुड्स का वो भी डाउन हुआ था। पीजेंट्स एंड फार्मर जो थे वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे रादर देन अर्बन डेवलपर्स। तो बाद में हमने ये पढ़ा कि इम्पैक्ट डिप्रेशन का क्या इम्पैक्ट रहा इंडियन अर्बन इंडिया पे। वो हमने देखा कि डिप्रेशन जो है दैट प्रूव्ड लेस ग्रिम फॉर अर्बन इंडिया के जो अर्बन लोग थे तो उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा था ग्रेट डिप्रेशन का। तो उसके बाद जो सेकंड डायमेंशन था इम्पैक्ट ऑन रूरल इंडिया, तो रूरल इंडिया में पीजेंट्स और फार्मर्स आते हैं। तो वो भी हमने पढ़ा कि इसमें जो पीजेंट्स और फार्मर जो थे वो ज़्यादा मुतासिर हो चुके थे, इन पर ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था। किस तरह? क्योंकि उस समय हम देखते हैं फॉल हुआ था एग्रीकल्चर प्राइस। तो दूसरी तरफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी इनकार किया था कि हम रेवेन्यू को रिड्यूस नहीं करेंगे। और जो पीजेंट थे जो प्रोड्यूस कर रहे थे वर्ल्ड मार्केट के लिए, दे वायर बैडली अफेक्टेड। तो उसमें हम देखते हैं जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो फार्मर्स थे, जो जूट प्रोड्यूसर्स थे वो ग्रीव कर रहे थे रॉ जूट, और इसके बाद में वो प्रोसेसिंग करते थे उसको इंडस्ट्रीज में। तो बाद में वो गन्नी बैग्स बनाते थे। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट डाउन हो गया था, वहाँ पे प्राइसेस गिर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था इंडिया का उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा था, 50% वो डाउन हुआ था। तो एक्सपोर्ट जो है वो भी डिक्लाइन हुआ था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सिचुएशन जो थी पीजेंट्स की वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तो प्रोडक्शन के दौरान जो इंडिया के जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने लोन्स वगैरह ली थी किस चीज़ के लिए? खेती बाड़ी करने के लिए। और उनको उम्मीद ये थी कि यहाँ पे प्रोडक्शन कल होगी, अच्छी फसल होगा और वो उसको भेजेंगे, बाद में वो रिपे करेंगे जो लोन्स उन्होंने लिए थे। तो इस बेस पे हम देखते हैं कि जो छोटे किसान होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। तो यहाँ पे उस समय पे सिचुएशन बदल गई कि पीजेंट्स ने जो लोन लिए थे, एक तरफ वो उनके ऊपर कर्ज था कि अब चलो खेती बाड़ी करेंगे, जूट ग्रो करेंगे, पैसे कमाएंगे, बाद में लोन भी रिपे करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बदलती जा रही थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम देखते हैं कि जो रॉ जूट था उसका भी प्राइस जो है वो डाउन हो गया था। अब इनके पास पैसे नहीं आ रहे थे, किसान जो हैं वो डेबिट ट्रैप में फंस गए थे। अब कर्ज चुकाना था उनको, लेकिन इनके पास पैसे भी नहीं थे। तो उस तरह से हम देखते हैं कि जो पीजेंट्स वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे दे वर मोस्ट हिट, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट उस समय पे खुद फेस कर रहा था ग्रेट डिप्रेशन। अब जब बहुत कर्ज है उनका, तो बाद में उन्होंने भी सोचा कि कुछ न कुछ अब करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट भी क्या कर रहे थे, उनको जो रेवेन्यू होता है उसमें रिडक्शन नहीं करते थे। तो जब वो लोन लेते थे वो यही उम्मीद रखते थे दैट दे वर होपिंग फॉर हायर इनकम। लेकिन जो लोअर प्राइस हुआ था, जो कि मैं अभी बोल रहा था कि प्राइस डाउन हो गया था, दैट पुश्ड देम इनटू द डेब्ट। तो नतीजा ये निकला, अब उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सो देयरफॉर जो फार्मर्स एंड पीजेंट्स थे दे सोल्ड ऑफ देयर ज्वेलरीज एंड प्रेशियस मेटल्स। अब जो फार्मर्स थे जिनके पास हम देखते हैं कि गोल्ड वगैरह जो मौजूद था, जब कर्ज में फंस चुके थे तो एग्रीकल्चरल गुड्स का प्राइस जो है वो भी डाउन हुआ था, अब उनको कर्ज चुकाना है। तो बाद में हम देखते हैं उन्होंने अपने जो प्रीशियस मेटल्स हैं, ज़्यादातर जो गोल्ड है वो उन्होंने सोल्ड किया था, और जो कर्ज था वो उन्होंने पे किया था। तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो सेविंग्स थी पीजेंट्स की या फार्मर्स की, दैट आल्सो डिसअपियर्ड। जो सेविंग्स होती थी वो भी डिसअपियर्ड हो गई थी। मान लीजिए किसी ने किसी फार्मर ने पैसे कुछ बचा के रखे थे कि आने वाले समय में कल ये पैसे मुझे काम आएंगे, लेकिन अब जब वो डिप्रेशन के दौरान
कर्ज में फंस चुका था, डेबिट ट्रैप में फंस चुका था, तो बाद में वो मजबूर हो गया कि वो पैसे उसने उसी में लगा दिए, जो कर्ज था उसका वो उसने पे किया था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉर्टगेज लैंड उन्होंने की थी। अब कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़मीन गिरवी पे रख दी थी, अपनी ज़मीन उन्होंने गिरवी पे रख दी थी। तो उसके साथ हम देखते हैं कि दे सोल्ड देयर ज्वेलरीज। अब उनमें भी हम देखते हैं कुछ ऐसे भी हैं रूरल एरियाज में जिन्होंने अपने ज्वेलरीज, प्रेशियस मेटल्स को बेच दिया था। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे उन्होंने प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड वगैरह बेच दिया था। तो थोड़ा हम इसको भी इस पर भी रोशनी डालेंगे कि अब इंडिया के पास जो ये गोल्ड या ज्वेलरी या प्रीशियस मेटल्स थे, ये इनके पास कैसे थे। तो जब हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में या मिडिल टाइम्स में, मिडिल एज में हम देखते हैं जब वर्ल्ड ट्रेड चल रहा था, तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहां से जो गोल्ड होता था वो आउटफ्लो होता था और एशियन कंट्रीज में आते थे। तो चाइना में जाता था और इंडिया में भी कुछ गोल्ड वगैरह आता था। तो जब डिप्रेशन आया था 1929 से स्टार्ट हुआ था, तो बाद में हम देखते हैं कि अब जो इनकी सेविंग्स थी वो भी डिसअपियर हुई थी या किसी के पास सेविंग्स नहीं थी। तो अंग्रेज जो हैं उन्होंने फोर्स किया था कि रेवेन्यू पे कर दो। तो उस वक्त हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी जो प्रीशियस मेटल्स हैं वो बेच दिए थे। तो या कुछ ऐसे भी लोग थे जो कर्जदार थे। किन के कर्जदार थे कि लैंडलॉर्ड्स। तो लैंडलॉर्ड से उन्होंने कर्ज लिया था। अब जो लैंडलॉर्ड किसको दे रहा था, जो इनके जो ऊपर होते थे। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं चाहे गोल्ड हो या पैसा हो, वो डायरेक्टली हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट था उस समय पे, J.M. कैनीज, ये इकोनॉमिस्ट था। उसने कहा कि 1935 में अगर वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवर हुई थी, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था इंडियंस का। जो इंडियंस थे उन्होंने क्या किया था, जिस तरफ हम देखते हैं कि कॉलोनियल इंडिया था, तो वहाँ पे जो अंग्रेज रूल कर रहे थे, तो उन्होंने फार्मर्स, पीजेंट्स को फोर्स किया था, रेवेन्यू रिडक्शन नहीं किया था कि आप टैक्स वगैरह इमीडिएटली दे दो। बाद में हम देखते हैं कुछ फार्मर्स या पीजेंट्स थे जिन्होंने अपने जो प्रीशियस मेटल्स हैं वो बेच दिए थे। गोया कि जो इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा था 1930s में, डिप्रेशन के टाइम पीरियड में, दैट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। तो इस चीज से हम देखते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हुई थी वो इंडियंस ने जब अपना गोल्ड एक्सपोर्ट किया था, वो ब्रिटिशर्स ने लिया था और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वर्ल्ड मार्केट में इसको लगाया था। जब डिप्रेशन हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको एक कारण ये भी बताया था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड, तो वो यहाँ पे रिलेट करता है इस पॉइंट के साथ कि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था गोल्ड का, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन आया था 1929 से ऑनवर्ड्स 1935 तक। अब जो डिप्रेशन या जो गोल्ड हम यहाँ से, इंडिया के जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो अंग्रेज ले रहे थे और अंग्रेजों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड मार्केट में, या जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो अब धीरे धीरे रिकवर होने लगी। तो जो यहाँ से गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ था उसकी वजह से हम देखते हैं कि क्या हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवर होने लगी। लेकिन वो कैसे हुए कि अब जो इंडिया का जो गोल्ड है जो इंटरनेशनल मार्केट में फैलना स्टार्ट हो गया था, तो इंटरनेशनल मार्केट में धीरे धीरे वर्ल्ड जो है वो रिकवर करने लगा। इंडियन गोल्ड जब वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में पहुंच गया, तो वहां से हम देखते हैं कि वो उसने काम किया था कैपिटल की तरफ से, दैट जो कैपिटल है वो इन्फ्यूज हो गया था। तो पैसे वहां पे पहुंच गए थे, किस सेंस में कि गोल्ड में। तो तब वहां से हम देखते हैं कि इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर करने लगे। तो लेकिन जो इंडिया ने गोल्ड एक्सपोर्ट किया था, सोल्ड किया था, तो उससे हम देखते हैं बट इट डिड अ लिटिल फॉर इंडियन पीजेंट्स। लेकिन इस गोल्ड एक्सपोर्ट करने से इंडियन पीजेंट्स को
कोई फायदा नहीं मिला। ग्लोबल इकॉनमी रिकवर करने में इंडिया का रोल रहा था। तो जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने गोल्ड एक्सपोर्ट किया था, दैट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट ज़्यादातर रहा था वो रूरल एरियाज़ के ऊपर रहा था, रूरल सेक्टर के ऊपर रहा था, फार्मर्स और पीजेंट्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसके चलते क्या हुआ था कि 1929 से ऑनवर्ड जब गांधी ने भी ये देखा कि जो फार्म सेक्टर्स थे, जो फार्मर्स थे वो डिस्ट्रेस थे, तो रूरल इम्पैक्ट या रूरल एरियाज पूरा का पूरा जो है वो परेशान हैं। तो उन्होंने बाद में क्या किया था, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, जो कि हमने लास्ट सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, हाउ पार्टिसिपेंट सा द मूवमेंट। अब उसमें हमने पढ़ा कि पीजेंट्स ने भी भरपूर पार्टिसिपेशन की थी। तो उनका मकसद यही था कि जो इनकी जो इकॉनमी या जो पीजेंट्स थे कि इनके जो ऊपर जो रेवेन्यू टैक्स वगैरह लगते थे, तो वो ये चाहते थे कि इस टैक्स को माफ़ किया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं माना। तो बाद में उन्होंने होली एंड सोली पीजेंट्स और फार्मर्स ने सपोर्ट किया था किसको, गांधी को, जब गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की थी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन था, तो उसका हम थोड़ा जनरल रिकॉल करेंगे। तो जनरल में तो इंडिया 19th सेंचुरी की हम पहले बात करते हैं, वो एक्सपोर्टर बन गया था एग्रीकल्चरल गुड्स का और इंपोर्टर बन गया था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। अब जब डिप्रेशन आया था, डिप्रेशन ने इंडियन ट्रेड पर इफेक्ट किया था, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हो गया था। प्राइस जो है एग्रीकल्चरल गुड्स का वो भी डाउन हुआ था, पर्टिकुलरली वीट का जो प्राइस है वो 50% पे पहुंच गया। तो पीजेंट्स और फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा सफ़र करने लगे रादर देन अर्बन डेवलपर से। तो बाद में हमने उसको पढ़ा था कि दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया था, इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन अर्बन इंडिया, अर्बन इंडिया पे क्या डिप्रेशन रहा था। तो डिप्रेशन जो है दैट प्रूव्ड लेस ग्रिम फॉर अर्बन इंडिया, अर्बन इंडिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन का, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं जो लोग रहते हैं इनकी फिक्स्ड इनकम्स होती हैं। तो कुछ जो लैंड ओनर्स होते थे वो रिसीव कर रहे थे रेंट, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ होते थे। तो एवरीथिंग जो है उसका कॉस्ट लेस हुआ था। ये भी एक उनको बूस्ट मिला था कि रूरल इंडियाज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट किस तरह नहीं हुआ था। तो बाद में हम देखते हैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ते जा रहे थे। तो सेकंड पार्ट जो इसका है इम्पैक्ट ऑन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया में हम देखते हैं पीजेंट्स और फार्मर्स जो हैं उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, जो कि स्टार्ट से में इस वीडियो में हमने पढ़ा कि फॉल हुआ था एग्रीकल्चर प्राइस का। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनकार किया कि हम रेवेन्यू रिड्यूस नहीं करेंगे, और जो पीजेंट्स थे जो वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी अब सफ़र करने लगे थे। जो जूट प्रोड्यूसर्स थे, जो जूट रॉ को ग्रीव कर रहे थे, बाद में प्रोसेस कर रहे थे, गन्ने बैग्स बना रहे थे, लेकिन एक्सपोर्ट जब डिक्लाइन हुआ, प्राइस जो है वो भी डाउन हुआ था। तो पीजेंट्स की सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी। तो नतीजा ये निकला कि जो फार्मर्स और पीजेंट्स थे उन्होंने अपने जो प्रीशियस बैटल्स इनके पास थे वो बेच दिए थे, क्योंकि अब उनको रिपे लोन्स वगैरह करना था, टैक्स या रेवेन्यू पे करना था। तो इनकी जो सेविंग्स थी वो भी डिसअपियर हो गई थे। तो कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड क्या रखा था, गिरवे रखे थे। तो उसी में हम देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट जो आया था J.M. कैनीज, तो उसने कहा कि इंडियन गोल्ड जो एक्सपोर्ट हो रहा था दैट प्रमोटेड द ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, लेकिन इससे इंडियंस के जो लोग थे, जो इंडियन पीजेंट थे, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो बाद में हम देखते हैं कि गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की थी, जिसमें हमने देखा कि पीजेंट्स और फार्मर्स थे उन्होंने जोश खरोश के साथ गांधी को सपोर्ट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में।